चूज़ करना था। फिर 1985 में टेरी सेजनोस्की ने एक नेट टॉल्क बनाया जिसका काम इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना था। मशीन लर्निंग इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती रही। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है जो सिस्टम को प्रोवाइड करता है कि वो खुद ब खुद सीखे और इम्प्रूव करे। मशीन लर्निंग का फोकस अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पर होता है जो खुद ब खुद सीखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट डाटा होता है जो लेबल होता है और ट्रेनिंग डाटा सेट को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनिंग डाटा सेट की बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है। यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन मतलब कि पेशगोइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरवाइज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज में क्लासेस की तादाद मालूम होती है। इसी तरह अनसुपरवाइज इसके बरक्स हैं। इनपुट डाटा होता है, अनलेबल होता है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड। डाटा को इस्तेमाल किया जाता है, डाटा की खुसूसियात को इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है। और अनसुपरवाइज के 2 टाइप्स हैं: क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। अनसुपरवाइज में क्लासेस की तादाद मालूम नहीं होती। मतलब ये हुआ कि सुपरवाइज में इनपुट और आउटपुट दोनों दिया जाता है, अनसुपरवाइज में सिर्फ इनपुट दिया जाता है। इसी तरह एक मिसाल के तौर पर अनसुपरवाइज लर्निंग में एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग करता है, उसको सवाल और जवाब को सॉल्व करने का तरीका बताता है, मतलब ट्रेनिंग करता है पूरी। अनसुपरवाइज में जैसे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें पेपर दिया जाता है, हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से। इनपुट दिया जाता है, हम उसको आउटपुट देते हैं। ये अनसुपरवाइज और अनसुपरवाइज की मिसाल है। फिर रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का वो एरिया है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंट्स इन्वायरमेंट में एक्शन करती हैं और इन्वायरमेंट उसको रिवॉर्ड देते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट एक गर्ल है और एजेंट एक डॉग है। गर्ल एक लकड़ी की पीस को फेंकेगी और डॉग उसको उठा कर लेकर आएगा। डॉग हमें एक्शन देगा, हम उसको रिवॉर्ड ऑब्जर्वेशन देंगे। द डाटा साइंस प्रोसेस का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और मार्केटिंग में डिसीजन लेना। इसको डाटा साइंस प्रोसेस कहते हैं। डाटा साइंस प्रोसेस के 2 बड़े पार्ट हैं जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़े सारा डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें कोडिंग के ज़रिए स्टैटिस्टिक्स पे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की रेटिंग होती है, हर कोई 4, 3, 2, 5 नंबर देता है व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसके रिज़ल्ट पर डिसीजन लेते हैं। इसको डाटा साइंस प्रोसेस कहते हैं। सुपरवाइज्ड नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन बाइनोमियल रिग्रेशन की एक टाइप है। इसका काम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम करना है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे आपकी कंपनी है और आपको कहा जाता है कि आप एनुअल इनकम बताओ, तो आपने पूरे साल में जितनी प्रोडक्ट्स, जितने फैक्टर्स में प्रोडक्ट सेल हुई हैं, प्रोडक्ट कितनी सेल हुई हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल हुई हैं, वो सब देखोगे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और जो आपकी पूरी साल की इनकम होगी उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इस तरह जैसे ये ग्राफ में नीचे दिखाया गया है, लीनियर रिग्रेशन और नो लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एक सीधी लाइन है जो अपने इर्द गिर्द के पॉइंट की दर्जाबंदी करती है। अगर यही हम लीनियर रिग्रेशन को नो लीनियर रिग्रेशन पर अप्लाई करें एक सीधी लाइन लगाकर, तो नो लीनियर रिग्रेशन के में कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स की दर्जाबंदी करेगी। इसको नो लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि नो लीनियर रिग्रेशन से ज़्यादा बेहतर लीनियर रिग्रेशन है। KNN स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर एक सिंपल एल्गोरिथम होता है जो तमाम मालूमात को स्टोर करता है। ये पैमाइश पर मबनी नए डाटा पॉइंट की दर्जाबंदी करता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अपने पड़ोसी डाटा पॉइंट की दर्जाबंदी करना है। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। हमें कहा जाता है कि x है जिसके मार्क्स मैथ में 6 हैं, कंप्यूटर में 8 हैं, तो पता करो कि x पास है या नहीं। तो हमें डाटा बेस दिया जाता है, डाटा सेट, जिसमें हर 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मौजूद हैं, जिसमें फ़ेल भी हैं और पास भी हैं। और हम पता करेंगे कि x पास है या फेल, तो इसलिए मैं के नियरेस्ट नेबरहुड को यूज़ करेंगे।
इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस का। एक्स ओ हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है और एक्स ए हमारी एक्चुअल वैल्यू है। हम ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर उसका स्केयर लेंगे, फिर उसका प्लस करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। हम के नियरेस्ट नेबर शुरू करते हैं। हमें कहा जाता है कि एक्स का रिजल्ट हो और वो के बराबर हो, मतलब के इज इक्वल 3 के बराबर हो, के करीब, के नियरेस्ट नेबर मतलब के करीब मौजूद हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के में एक्स है और एक्स के इर्द गिर्द डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं। इसमें 3 डाटा पॉइंट हैं जो कि इसके बहुत करीब हैं, तो के इक्वल इक्वल 3 डाटा पॉइंट जो करीब होंगे के इसके बराबर होगा। के नियरेस्ट नेबर का मतलब ये है कि अपने इर्द गिर्द के करीब पड़ोसी डाटा पॉइंट की दर्जाबंदी करना। अब हम एक्स शुरू करते हैं। एक्स का रिजल्ट हमने ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को माइनस किया, उनका स्केयर लिया, फिर प्लस किया और अंडर रूट लिया, तो 29 का अंडर रूट लिया 5.38। इसी तरह हमने हर ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को माइनस किया और उनका स्केयर लिया, प्लस किया, फिर उनका अंडर रूट लिया। इस तरह हर हमने फार्मूला को यूज़ किया, हर फार्मूला में उस वैल्यू को पुट किया, फिर इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाता है हर एक का। अब हमने देखना है कि के इक्वल 3 के बराबर कौन है, तो हम 1 और ये 1 और ये 2 मौजूद हैं। अगर देखा जाए ये 1 में दूसरा ये पास है और 3 में ये पास है, 5 में ये भी पास है, तो इस तरह ये एक्स भी पास होगा। पास 3 है, फेल 0 है, 3 ग्रेटर है 0 से। इस तरह हमारा जो एक्स है वो भी पास होगा। पी इज इक्वल एक्स मतलब कि पास है। ये थी के नियरेस्ट नेबर की एग्जाम्पल। इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन के नियरेस्ट नेबर मतलब कि कौन के करीब है। हम यहाँ पर के इक्वल टू भी ले सकते थे, तो हम अगर के इक्वल 2 होता तो हम सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ लेते, ये 2 ना लेते। ठीक है, अगर यहाँ के इक्वल 1 होता तो हम ये सिर्फ 1 लेते। हमें जितनी वैल्यूज़ यहाँ दी जाएंगी हम उतने उसकी दर्जाबंदी करेंगे, उनके पॉइंट्स की, डाटा पॉइंट्स की दर्जाबंदी करेंगे। के अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मरीम, कि अगर ये जो है वो 3 जी सर। के आपने के लिया 3, तो 3 में अगर जो जी है वो लाजमी है कि तीनों में वही वाले वो जो आप क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा 2 नेगेटिव होंगे या तीनों पॉजिटिव होंगे, तो अगर जो है वो ऐसी सूरत में मतलब K3 का क्या मतलब है? सर, मतलब कि जो करीब पॉइंट्स है ना, डाटा पॉइंट्स, हाँ जी, हाँ उनकी जी। दर्जाबंदी करना। तो वो कह रहे हैं जो एक्स के मतलब कि करीब 3 के करीब हो, हमारे 3 के करीब तो 1 और 2 है। 3.3.25 3 ये तो बहुत दूर है ना, 3 से भी आगे अच्छा, जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3 के करीब क्यों लेने। इसमें जी ऐसे है कि जहाँ पे आप जो है वो KNN का मतलब ये है कि आपके पास एक नया पॉइंट आया, ऐसा पॉइंट जिसके जी ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, जस्ट उसके जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है और वो पॉइंट आपका आया, तो आपने K3 का मतलब ये है कि उसके 3 जो करीब 3 जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके आपने जी जो है वो देखना है कि उनके ऊपर कौन से जो है वो टैग लगे हुए हैं या कौन सा जो है वो उनके ऊपर क्लासेस लगी हुई हैं, और उनका मतलब मतलब जी, उनमें से जो मैक्सिमम जिसके जो है वो एक तरफ होंगे, मतलब 3 हैं, तो 3 में डेफिनेटली या तो पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों के तीनों एक क्लास से हों, या पॉसिबिलिटी होती है कि एक एक क्लास से हो, 2 एक क्लास से हों, ठीक है? या जो है, जी जी ठीक हो गया? तो ये जी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सर। तो उसमें जो जो करीब-तरीब नेबर्स हैं, जो मैक्सिमम जिस साइड पे होंगे, हम उसका वो टेबल वो उसका टैग लगा देंगे, वो उसके साथ वो क्लास का जो है वो लेबल लगा लेंगे, ठीक है? जी सर। ऐसे ही कुछ था। समझ सर, मेरे मतलब बताने का ये है कि जैसे 3 है ना वर्ड्स, 3 के जी। करीब करीब बताने का मतलब ये है कि 3 के करीब हो, के करीब हो। मेरा हुँ। बताने का मकसद सिर्फ ये था। ठीक है। नहीं, उसके बाद क्या करना है? अगर 3 तो करीब उसके आ गए, तो मतलब हम इसको जी बस KNN को क्यों यूज़ उनको करते हैं? अपने जो इर्द गिर्द के होते हैं, जो पड़ोसी जो होते हैं, उन पॉइंट्स को दर्जाबंदी करने के लिए, किस क्लासिफाइड करने के लिए। टैग अपना जो है वो लेबल लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारा नया जी पॉइंट आया, जिसके करीब हमने पड़ोसी देखे हैं ना, उसके जी ऊपर जी क्या लेबल लगेगा, वो डिपेंड करेगा उसके जो पड़ोस में, आस-पड़ोस में जितना हमने उसका KN 1NN भी हो सकता है, 1 जी नियरेस्ट जी नेबर, 3NN भी हो सकता जी है, सर। 5 भी हो सकता है, जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। ठीक है? तो उनमें हम जितने हमारे पास होंगे, मेरे पास 7 हैं, 7 7 NN है, तो
तो उसमें हम जो है वो जी। देखेंगे कि जिस तरफ ज्यादा जिस क्लास से बिलोंग करेंगे हम उसको वो लेबल लगा देंगे। ओके सर। ठीक है, चलें जी। न्यूरेस जी नेताबोर की एग्जाम्पल मैं भी आपको शुरू बता करते चुकी हैं। हूँ। अब आगे देखते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग एक गुड परफॉर्मेंस अदा करती है ट्रेनिंग डेटा सेट पर, और अंडरफिटिंग पुअर परफॉर्मेंस अदा करती है ट्रेनिंग डेटा सेट पर। जैसे कि ओवरफिटिंग के ग्राफ में एक्स और वाई के प्लॉट में हर पॉइंट को कवर करना ओवरफिटिंग होगा। एक्स और वाई के हर प्लॉट में हर पॉइंट को कवर करना उसको ओवरफिटिंग कहेंगे, और अंडरफिटिंग में एक्स और वाई के कुछ पॉइंट्स को कवर करना उसको अंडरफिटिंग कहेंगे। ये अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग का ग्राफ है। मैं आपको ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। फिटिंग और अंडरफिटिंग की एग्जाम्पल मैं आपको बताने लगी हूँ। ये ग्राफ है, जैसे कि एक्स और वाई के प्लॉट को हर पॉइंट को कवर करना उसको ओवरफिटिंग कहेंगे। इसी तरह अंडरफिटिंग में वाई और एक्स की कुछ पॉइंट्स वाई और एक्स के प्लॉट को कुछ पॉइंट्स से कवर करना उसको अंडरफिटिंग कहेंगे। अंडरफिटिंग की एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसकी ट्रेनिंग के वक्त मैं इसको कहूँगी कि कोई भी गोल चीज़ हो उसको बॉल कहेंगे। ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, इसको मैं नेक्स्ट टाइम ऑरेंज दिखाऊंगी और कहूँगी कि बताएं कि इसका टेस्ट लूँगी कि क्या है, तो ये कहेगा कि बॉल है। ऑरेंज गोल होता है, इसको मैंने फीचर्स भी गोल कहा था, तो इस वजह से इसने ऑरेंज को भी बॉल कहा। इस वजह से ये अंडरफिटिंग होगी, कुछ पॉइंट्स को कवर करना अंडरफिटिंग है। इसी तरह ओवरफिटिंग में मैं इसको ज़्यादा फीचर्स दूंगी। स्पेयर कहूँगी कि जो चीज़ स्पेयर होती है वो गोल होती है, जो जिससे हम खेल सकते हैं वो बॉल होती है, जो हम नहीं खा सकते वो बॉल होती है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा वो बॉल होगी। इसने ओवरफिटिंग में हर पॉइंट को इसने कवर किया। फिर इसके बाद इसने हर पॉइंट कवर किया, ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। जब दोबारा नेक्स्ट टाइम जब इसका टेस्टिंग होती है तब मैंने इसको एक बॉल दिखाई जो कि 8 सेंटीमीटर है। इसने चेक किया कि जो ये गोल है मतलब स्फीयर है तो ये बॉल है, इससे हम खेल सकते हैं तो ये बॉल है, इसको हम नहीं खा सकते तो ये बॉल है। लेकिन इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कि ये बॉल नहीं है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो ये कहेगा कि ये बॉल नहीं है, असल में ये बॉल है। यहाँ पर ओवर फिटिंग हुई है, ज़्यादा फीचर्स दे दिए हैं, हर पॉइंट कवर किया। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रेनिंग और टेस्टिंग। डाटा सेट में एक ट्रेन करके एक मॉडल बनाया जाता है। उस मॉडल को तैयार करने के बाद उस पर टेस्टिंग की जाती है कि देखने के लिए जो हमने ट्रेन किया है मॉडल क्या वो ठीक है या गलत। तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाटा है, डायग्राम में हम देख सकते हैं, डाटा है, डाटा को हम ट्रेनिंग टेस्ट में देते हैं। ट्रेन करके एक मॉडल तैयार होता है, उस मॉडल को फिर हम टेस्टिंग करते हैं। ट्रेनिंग और टेस्टिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एग्जाम्पल मैं आपको बताने लगी हूँ। ट्रेनिंग के लिए हमें सबसे पहले डाटा की ज़रूरत होगी। सपोज करें कि सारा हमारे पास डाटा मौजूद है। इस डाटा को हम डिवाइड करते हैं 2 पीसेस में। तो इस डाटा को हम नाम देंगे एक्स, प्रोवाइड डाटा को हम नाम देंगे एक्स, और इस टारगेट एट्रीब्यूट्स को हम नाम देंगे एक्स डैश। इसी तरह हम नीचे वाले डाटा को भी नाम देंगे वाई, और टारगेट एट्रीब्यूट्स को नाम देंगे वाई डैश। तो ये ट्रेनिंग के लिए हम मेरे सारे डाटास को टारगेट एट्रीब्यूट्स में देंगे, और उसी तरह एक्स डैश को भी हम टारगेट एट्रीब्यूट्स में देंगे। सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास सवाल है, यहाँ पर सवाल है और यहाँ पर इसका जवाब, यहाँ पर सवाल इसका जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। ठीक है, जैसे कि टीचर है, टीचर अपनी स्टूडेंट सामने बैठे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये सवाल है, ये जवाब है, ये सवाल है, ये जवाब है। उसको बताते हैं कि ये सवाल हो तो ये जवाब होगा, ये सवाल हो ये जवाब होगा। इसी तरह ट्रेनिंग में हम सवाल भी देंगे, तो इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे, टारगेट एट्रीब्यूट्स को दोनों देंगे। उसे ट्रेनिंग होगी, एक मॉडल बनेगा एम। मॉडल बन गया, मॉडल को चेक करने के लिए कि बार सही काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम इस डाटा को यूज़ करेंगे। इस वाइल डाटा को, इस पूरे डाटा को हम वाइल में एम को देंगे। लेकिन इसके बाद हम एक्स का जो होता है ना वाई डैश नहीं देंगे, क्योंकि वाई डैश हमारा एक्चुअल डाटा है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट आया वो सेम है या नहीं सेम। जब हम एम को दे देंगे तो ये हमें आउटपुट देगा। अगर ये आउटपुट बिल्कुल एक्चुअल डाटा से सेम हो बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारा मॉडल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर हमारा वाई डैश वाला एक्चुअल डाटा आउटपुट से बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब हमारा कोई एरर मौजूद नहीं है, हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग बिल्कुल क्लियर है।
अगर कोई चेंजिंग होती है, इसमें चेंजिंग हो जाए, जैसे कि हमारे पास ये वाला आउटपुट आ जाए, इस तरह से मिलता जुलता आउटपुट आ जाए, तो इसका मतलब कि एरर है। जितना चेंज होगा उतना समझ लो उतना बड़ा एरर मौजूद है मॉडल में। तो ये हमारी ट्रेनिंग और टेस्टिंग बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इसलिए अगर मॉडल बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक आउटपुट दें, तो इसका मतलब हमारी टेस्टिंग और ट्रेनिंग बिल्कुल क्लियर है। अगर मॉडल हमें गलत आउटपुट दे, सेम ना दे, कुछ मिलता जुलता ना दे, तो इसका मतलब हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में एरर मौजूद है। ये थी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं। ट्रेनिंग और टेस्टिंग मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुकी हूँ। अब आगे के फॉर क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन एक दोबारा से प्रोड्यूस होने वाला अमल है। ये मशीन लर्निंग को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सिंगल पैरामीटर मौजूद होता है जिसको के ग्रुप कहते हैं। इसको ग्रुप और डाटा में तकसीम किया जाता है। जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, इस डायग्राम के मुतालिक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। वैलिडेशन की एग्जाम्पल मैं आपको बताने लगी हूँ। 3 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या फिर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एक ही बात है। 3 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो बेहतर तरीके से। ये डेटा सेट है जो आप देख रहे हैं, इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 इधर है और 3 डिजिट इधर है और 3 डिजिट इधर है। ठीक है, हमने इनको टेस्टिंग सेट बनाया और इनको ट्रेनिंग सेट बनाया, फिर इनको क्लासीफाई किया प्रोसेस, वो हमारा आउटपुट आया EI। नेक्स्ट टाइम दोबारा हमने इसको नहीं टेस्टिंग सेट नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम इसको टेस्टिंग बनाएंगे। ये टेस्टिंग सेट बनाया और ये ट्रेनिंग सेट है, इनको क्लासीफाई किया प्रोसेस किया, हमारा आउटपुट आएगा E2। नेक्स्ट टाइम हम इसको टेस्टिंग सेट बनाएंगे और इनको ट्रेनिंग सेट, इनको प्रोसेस करेंगे, क्लासीफाई होगा और हमारा E3 आउटपुट आएगा। आपने देखा कि हमारा टेस्टिंग सेट कोई भी रिपीट नहीं हुआ। हमारा हर एक में टेस्टिंग सेट अलग है, पहले ये था फिर ये, हमारा कोई भी रिपीट नहीं हुआ। इसको 3/4 क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। जैसे हमारा आउटपुट आया है, इसकी हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज के बाद इसका समीशन, इस फॉर्मूले से इसका समीशन और के से इसको डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, इसको क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। 4 क्रॉस वैलिडेशन की एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे कंक्लूजन, मैंने हमारे पास टेक्निक्स और एल्गोरिथम का एक सिंपल ओवरव्यू है। अगर हम मशीन लर्निंग का इतलाक़ करें और हमारे आने वाले फ्यूचर में मशीन लर्निंग हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। थैंक यू फॉर वॉच मी। अल्लाह हाफिज़। शुक्र हुई खत्म। जी, प्रेजेंटेशन हो गई माशाल्लाह, ठीक थी। अब अभी ये अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। चले, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन होगी प्रेजेंटेशन। अब जो शुक्रिया। हैं वो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्वेश्चन किसी का कोई है तो वो क्वेश्चन कर सकता है इनसे। जितने पार्टिसिपेंट्स कोई है? मौजूद, जी, तो क्वेश्चन है तो इनसे कर लें। सर मैंने इतना अच्छा समझाया है कि तो कोई सवाल ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा, दो चीज़ों में आपने, अच्छा एक एक मेरा क्वेश्चन है, आपने जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग वाला किया है उसकी जी सर। थोड़ा सा वो जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम इशू था, वो उसको आप जी थोड़ा उसमें, अच्छा उसमें ऐसे है कि जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग, हम आपने मशीन लर्निंग के स्टार्ट में जो है वो आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई कि आप ट्रेन करते हैं। एक्चुअली जो मशीन लर्निंग होती है ये प्रेडिक्शन होती है। आपने जी कुछ डाटा के ऊपर उसको ट्रेन किया और उसके बाद न्यू डाटा जो कि उसके लिए अननोन है उसको जी वो सर। उसके ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाएगा, और जितनी अच्छी उसकी ट्रेनिंग हुई होगी डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो टेस्टिंग के अंदर उतना अच्छा होगा। जी पहली सर। बात ये होती है कि आपका जो है वो 70% से लेके 80% जो होता है ना डाटा, उसके ऊपर मशीन को जो है वो टेस्ट किया जाता है, सॉरी ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए 70 से 80% जो होती है ना वो डाटा आपका, मतलब बिलफर्ज आपके पास एक डाटा है जिसके अंदर 10,000 इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस कहते हैं उसके अंदर, मतलब जो डाटा आपने जो टेस्ट कर रही है ना, मतलब बिलफर्ज आपका जो है वो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने क्लासिफाई करना है कि ये जी डॉग है या नहीं है, तो उसके अंदर तस्वीरें हैं बिलफर्ज, और वो 10,000 फ़ोटो हैं, उसमें कुछ जो होंगी वो डॉग की होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। तो
तो अब उसके अंदर जी 7,000 से लेके 8,000 जो डाटा होगा 70-80% उसका यही होगा ना, वो आपका जी सर। होगा ट्रेनिंग डाटा। उसमें क्या होगा कि उसमें आपने कहा कि एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। एक्स क्या होगा, एक्स उस इंस्टेंस के फीचर्स होंगे। फीचर क्या होंगे कि जी उसका जो है वो उसके जो मुंह है उसकी डायमेंशन ये थी, उसकी टेल की डायमेंशन ये थी, उसका जो है वो टांगे इतनी थी, फलां फलां, ये सारे की सारी जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हो जाएंगी, उसकी एक्स हो जाएंगी। और वाई क्या है, ये लेबल हो जाएगा कि एट द एंड उस पर लेबल लग जाएगा कि जी ये जो है ना अपना क्या नाम है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, और ये लेबल होगा कि ये डॉग है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, और ये लेबल एंड पे लग गया ये डॉग नहीं है, ठीक है। जी तो सर। 70 से 80% जो है वो आपने डाटा सेट के ऊपर इस तरह ट्रेनिंग करवा ली। अब उसके बाद ठीक। 20 से 30% जो रिमेनिंग रह गए, मतलब आपका अगर 7,000 आपने डाटा सेट लिया था उसका अपना पे ट्रेन करवाया था, पीछे 3,000 रह जाएंगे। और अगर जी आपने जो है वो 8,000 पे किया था तो पीछे 2,000 रह जाएंगे। अब वो जो 2000 जी 2,000 हैं उनके जो फीचर्स होंगे, फीचर्स डेफिनेटली वो जो है वो देख लेगा कि जी इसका जब उसको फोटो दी तो वो आपकी ट्रेनिंग सेट से वो उसने अंदाजा लगा लिया कि इसका जो है वो आंखें की डायमेंशन इतनी है, जी टेल की डायमेंशन इतनी है, टांगों की डायमेंशन इतनी है, लेकिन उसके साथ वाई नहीं लगा हुआ। वाई जो है जो लेबल जी है वो उसके साथ नहीं वो है, नहीं लगा। ठीक है। और इसका जो टेस्टिंग है उसमें वो उसके साथ लेबल लगा देगा, ठीक है। वहां पे ठीक आपने कहा था ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, वो एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। है। वो वहां पे वो जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा उस फीचर, ये फीचर उसके पास ऑलरेडी किसी एक इंस्टेंस में नहीं थे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने वही वाली एग्जांपल जिसमें जिसमें आपने जो है वो ट्रेन करवाया था वही एग्जांपल तो आपने देनी नहीं है ना। वो तो डेफिनेटली हर डॉग कैट का हर अपनी अपनी जो है वो शक्ल होती है, और वो थोड़ा थोड़ा उसमें डायमेंशन थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क होता है। तो अब उन फीचर्स की बुनियाद पे वो और पिछली ट्रेनिंग की बुनियाद पे वो जो है वो प्रिडिक्ट करेगा कि और उसके साथ लेबल लगाएगा, खाली लेबल लगाएगा कि ये जी डॉग है, ये कैट है, ठीक है। ये आपकी हो गई टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग है आपकी मशीन लर्निंग के अंदर, जो प्रिडिक्शन होती है, इवन की ह्यूमन की जो प्रिडिक्शन होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। वो जी सर। डिपेंड कर रही होती है कितना अच्छा आपका जो है वो एल्गोरिथम यूज हुआ है, कितनी अच्छी इस पर ट्रेनिंग करवाई गई है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी और जितना अच्छा एल्गोरिथम होगा, मतलब जितनी अच्छी उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें मशीन लर्निंग के अंदर 100% एक्यूरेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हम बड़ा अच्छा किस्म का जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट जो है वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब आपको समझ आ गई ये इसकी यस अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, सर। जी सर। ठीक है सर जी। फर्स्ट टाइम था। बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। और इस सेशन का मकसद भी यही है कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स चेक भी किए जाएं, कहीं पे थोड़ी सा अगर गड़बड़ आ रही है तो उसको बंदा क्लियर भी कर दे। तो फर्स्ट टाइम के एतबार से एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। लेकिन शुक्रिया। हर हर चीज के अंदर जो होता है ना, वो हर चीज के अंदर आप कोई भी अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन है या अच्छी से अच्छी कोई भी चीज है, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होती हैं बेहतरी की, ठीक है। तो उस जी एतबार सर। से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक नहीं है यार, इस तरह है, माशाल्लाह ठीक है, बड़ा जबरदस्त किस्म का है। गलती से तो और गलती से भी सीखेंगे। हाँ जी, गलतियां होंगी तो सीखेंगे। नहीं ठीक नहीं, है। गलतियों से ही बंदा सीखता है, और गलतियां को वैसे जी सर वही हाँ जी जी। अच्छा जी, वही कोई कहना है मेरा। किसी का क्वेश्चन है, कोई किसी और का, कोई आयशा, नौशीन, राबिया, रिफत, रुमैसा, उरूज, शाजीन, किसी का कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन किसी नहीं, का कोई सवाल नहीं। सब समझ आ गई है? जी सर बहुत जी अच्छा आगे। समझाया। चलें गुड। अच्छा, वाह। ऐसे है कि चलें 6 मिनट 3 मिनट रह गए हैं सेशन खत्म होने में। मैं सेशन को एंड करके ना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर शाजीन आप इतनी देर में तैयार हो जाएं और आप जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देंगी। सर जी मरियम की प्रेजेंटेशन देख के तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपने अपना एक्सप्लेन करना है, कोई मसला नहीं है। आप क्या प्रेजेंटेशन किस तरह हुई ये मैटर नहीं करती, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है ये मैटर करेगा, ठीक है जी। मैं जी इसको सर। एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें।